टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हम हिस्ट्री सेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आज हम हिस्ट्री का पार्ट 4 आज आपके लिए लेकर आ गए हैं जिसमें हम मध्यकालीन इतिहास की जो है वो शुरुआत कर देंगे। मध्यकालीन इतिहास को जो है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जिसमें आज हम भारत में मुस्लिम आक्रमण ये जो है वो हम कवर करने वाले हैं। देखिए हम किस तरीके से हम हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, ये हम सबसे पहले जो है वो सीक्वेंस जान लेते हैं। देखिए हिस्ट्री को हमने 3 भागों में विभाजित किया था, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल एंड ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। ये 3 हिस्सों में जो है वो हमने इतिहास को विभाजित किया था। ओके, पार्ट 1 में जब हमारा पार्ट 1 हमने किया था तो हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाना था कि प्रागैतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो अज्ञात से लेकर 2500 ईसा पूर्व है, जिसमें हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नव पाषाण काल की डिटेल में बात की हुई है हमने पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जाना कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो टाइम पीरियड रहता है वो आद्य ऐतिहासिक काल का रहता है, जिसके अंडर हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, वैदिक सभ्यता पढ़ी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व था और वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व था। ये हमने इस वीडियो में जो है वो डिस्कस किया है अपने पार्ट 2 में। पार्ट 2 में ही हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ऊपर भी जो है वो बात की थी। और उसके बाद हम हिस्टोरिक पीरियड में जो है वो प्राचीन इतिहास, हिस्टोरिक पीरियड का टाइम पीरियड हमारा 600 ईसा पूर्व से लेकर जो प्रेजेंटली अब तक जो है हम हिस्टोरिक पीरियड के अंदर बात करते हैं। प्राचीन इतिहास हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके अंदर 3 चीज़ें आती है, एक है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड जो है वो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री हम जो है वो पार्ट 3 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सभी हमने प्राचीन इतिहास का जो टाइम पीरियड रहता है 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईसा पूर्व, जिसमें हमने जो है वो महाजनपद काल की बात की। बहुत सारे हमने मगध के राजवंशों के बारे में पढ़ा, जैसे हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश और वर्धन वंश। सभी हमने वंशों की, राजवंशों की वहाँ पे बात की थी। तो ये हमारा प्राचीन इतिहास का पार्ट 3 था। और आज हम पार्ट 4 में मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास को कवर कर रहे होंगे। देखिए जान लेते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। मध्यकालीन इतिहास का जो टाइम पीरियड रहता है वो 712 ईस्वी से लेकर 1707 यानी कि 1707 एडी तक रहता है। तो सबसे पहला काम है मध्यकालीन इतिहास का टाइम पीरियड आप याद रखिए। प्राचीन इतिहास का क्या था, 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक, और जो मध्यकालीन इतिहास का टाइम पीरियड है वो है 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक, जिसमें अब जो है वो हम इस टाइम जो ये मध्यकालीन इतिहास है, वैसे तो हम इसका एक ही वीडियो भी कर सकते थे, एक ही पार्ट में हम ये डिटेल में सभी पूरे मध्यकालीन इतिहास को कवर कर सकते थे, लेकिन वीडियो की लेंथ थोड़ी जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसीलिए हमने मध्यकालीन इतिहास को 3 भागों में बांट दिया है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग की। जैसे कि 712 से लेकर 1206 में क्या हुआ था भारत में कि भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए थे, कुछ अरबी आक्रमण हुए थे, कुछ तुर्क आक्रमण हुए थे। तो पार्ट 4 में हम यही पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, भारत में मुस्लिम आक्रमण 712 से लेकर 1206 ईस्वी तक का ये टाइम पीरियड है। उसके बाद 1206 से 1526 तक जो है वो दिल्ली सल्तनत रहती है, जिसमें हम 5 राजवंशों की बात दिल्ली सल्तनत में करते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एंड लोधी वंश। और उसके बाद 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक हम मुगल वंश की बात करते हैं, जिसमें जो है बहुत सारे मुगल जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तक जो है वो हम मध्यकालीन इतिहास तक में जो है वो पढ़ते हैं। तो पार्ट 4 में हम जो है वो सबसे पहले ये भारत में मुस्लिम आक्रमण के बारे में बात करेंगे। पार्ट 5 में जो है हम दिल्ली सल्तनत को कवर कर रहे होंगे और पार्ट 6 में जो है मुगल वंश को कवर कर लेंगे। तो ये हमारा रोड मैप एक तरीके से रहने वाला है कि किस तरीके से हम मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास को कवर कर रहे होंगे अपनी वीडियोस में। आपको क्या करना है कि वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। स्टार्ट करते हैं जो है वो हम मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हम करते हैं आज।
देखिए आप जो है वो वीडियो में आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। हमें जो है वो तब मोटिवेशन नहीं मिलेगी अगर आप जो है वो वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। आपके लिए नेक्स्ट पार्ट उतना ही जल्दी जो है वो लाया जाएगा जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जो है वो कमेंट्स आप करेंगे। नेक्स्ट पार्ट उतना जल्दी पार्ट 5 आपके लिए लाया जाएगा। तो बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास की। मध्यकालीन इतिहास में मैंने आपको पहले ही बताया है, टाइम पीरियड नोट करके रखिए। सबसे पहले 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक, यानी कि 712 ईस्वी में जो मुगल जो है वो मुस्लिम आक्रमण होते हैं और 1707 ईस्वी में जो है वो औरंगजेब तक जो है वो हम मध्यकालीन इतिहास में हम मेडाइवल हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले 712 ईस्वी से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले इस पार्ट में मैंने आपको बताया है कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखिए 712 ईस्वी में क्या होता है कि कुछ आक्रमण जो है वो आक्रमण की शुरुआत भारत में होती है, जैसे कि कुछ मुस्लिम आक्रमण भारत में होते हैं। किस टाइम में? 712 से 1206 ईस्वी तक। तो ये टाइम पीरियड नोट करके रखिए कि 712 से 1206 ईस्वी तक भारत में क्या होता है, कुछ आक्रमण होते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले भारत में जो है वो कुछ अरब आक्रमण हुआ और उसके बाद जो है वो कुछ तुर्क आक्रमण होते हैं। अरब आक्रमणकारी में से जो है वो फेमस मोहम्मद बिन कासिम है और तुर्क आक्रमणकारी में जो है वो आपको ये पढ़ना पड़ता है महमूद गजनबी एंड मोहम्मद गौरी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये, तो आपको जो है वो इसे अच्छे से आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 712 ईस्वी से ही हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अरब आक्रमण भारत में होता है। कब होता है आप याद रखेंगे? 712 ईस्वी में। कौन करता है आक्रमण? सबसे पहले तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, तो मोहम्मद बिन कासिम का नाम आप याद नोट करेंगे, तभी यहाँ पे लिखा है कि भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी अरब, वो जो मोहम्मद बिन कासिम था वो अरब आक्रमणकारी था, एक मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। ओके, सबसे पहला आपको याद रखना है कि कौन था पहला मुस्लिम भारत में आक्रमण करने वाला? मोहम्मद बिन कासिम। कब आक्रमण करता है? 712 ईस्वी में आक्रमण करता है। ये पॉइंट सबसे पहले नोट कर लिया। ओके, कहां पे ये आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम? ये जो है वो सिंध और मुल्तान एरिया पर आक्रमण करता है। कौन से एरिया पर? सिंध और मुल्तान एरिया पर। सिंध का राजा उस टाइम कौन था? सिंध का राजा उस टाइम था राजा दाहिर। दाहिर का नाम आप नोट करेंगे। दाहिर जो है वो सिंध का शासक था। मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है? वो करता है कि वो दाहिर को हरा देता है, सिंध का जो शासक था, पराजित कर देता है दाहिर को। और क्या करता है कि जो है वो जो सिंध है, सिंध पर जो है वो जजिया कर लगाना शुरू कर देता है। अब ये जजिया कर क्या हुआ? देखिए मैंने आपको बताया जो ये मोहम्मद बिन कासिम है ये क्या था? एक मुस्लिम आक्रमणकारी था, मुस्लिम था, अरब आक्रमणकारी था। ओके, तो ये जजिया कर लगाता है। जजिया कर होता है कि जो मुसलमान नहीं है उनके ऊपर कर लगा दिया, यानी कि गैर मुसलमानों पर जो है वो ये कर लगाया जाता था। जो मुसलमान है उन पर कर नहीं था, क्योंकि ये खुद भी एक मुसलमान था। ओके, तो जजिया कर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जजिया कर किसने सबसे पहले लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। किसने सबसे पहले, कौन सा ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम। इतने क्वेश्चन यहां से कवर हुए। कब आक्रमण किया? 712 ईस्वी में आक्रमण किया। ओके, ये जो है वो कोई स्पेसिफिक एचपी टेट के लिए नहीं, आपकी इसमें कोई भी हिमाचल प्रदेश से जुड़ा या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, सभी में आपकी ये हेल्प होगी। टीजीटी जेबीटी कमीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लासेस होने वाली है। ओके, तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम ये पढ़ते हैं। देखिए जो ये मोहम्मद बिन कासिम है, कहा जाता है कि जो इस्लाम धर्म जो भारत में आया था वो भी जो है वो अरब व्यापारियों द्वारा ही जो है वो प्रसारित किया गया था। जो अरब व्यापारी होते थे वो उन्होंने ही जो है वो इस्लाम धर्म को ही भारत में प्रसारित किया था। तो ये भी एक अरब था, मुस्लिम, ये जो मोहम्मद बिन कासिम था। ओके, कहा जाता है कि केरल से जो है वो इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है भारत में, केरल से शुरुआत होती है। और कौन प्रसार करते हैं भारत में? अरब ही जो है वो, अरब व्यापारी प्रसार करते हैं। जो ये अरब होते हैं, जो ये अरबों ने ही सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि कौन जो है वो भारत को हिंदुस्तान कहता है? तो अरब लोग, अरबों द्वारा जो है वो हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। जो ये सोर्स हमें मिलता है कि हमें कहां से ये पता चलता है कि अरब आक्रमण हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, तो इसका सोर्स है चचनामा। चचनामा एक पुस्तक है। ये जो है वो चचनामा एक फारसी चचनामा एक पुस्तक है, उसमें जो है वो ये विवरण मिलता है कि मोहम्मद बिन कासिम एक मुस्लिम आक्रमणकारी था, अरबी आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था।
किसकी ये बुक है चचनामा? देखिए इसका कोई अज्ञात यानी कि इसका कोई राइटर नहीं है, लेकिन इसका एक फारसी अनुवाद किया है। किसने किया है इस पुस्तक का फारसी अनुवाद? अली अहमद। पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। अली अहमद ने जो है वो चचनामा का जो है वो फारसी अनुवाद किया था। सबसे पहला आक्रमण, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, जो यहाँ पे टेबल में जो है वो हमने लिखा है। सबसे पहले 712 में क्या होता है? मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। कहाँ पे करता है? सिंध में करता है, राजा दाहिर पर करता है। ओके, जजिया कर ये लगा देता है गैर मुसलमानों पर। इतने पॉइंट यहाँ पे कवर हुए, बिल्कुल बढ़िया। अब हम अरब आक्रमण जो है वो हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा अब? तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण हम करते हैं जिसमें हम गजनबी और मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। समझते हैं अब तो तुर्क आक्रमण को भी। ओके, देखिए तुर्क आक्रमण भारत में हुए थे। मुस्लिम आक्रमण ही एक तरीके से हम इन्हें कह सकते हैं। ओके, तो इनके लिए हम एक बैकग्राउंड हम तैयार कर लेते हैं। आपको समझना पड़ेगा, कहानी के रूप में आपको ये समझना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ आएगा। देखिए, तुर्क आक्रमण को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो तुर्क लोग हैं वो बेसिकली जो टर्की है वो कहां पर है? चीन के उत्तर पश्चिम भाग में निवास करने वाली जो जनजाति है उसे क्या कहते थे? उसे तुर्क कहते थे। ओके, तो क्या होता है, एक अलप्तगीन नाम का एक व्यक्ति होता है, शासक होता है, आप ये भी समझ सकते हैं। वो क्या करता है? वो 962 ईस्वी में एक गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। कौन से साम्राज्य की? क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक एचपी टेट में ही या फिर कमीशन में कहीं पूछा गया है क्वेश्चन कि गजनी साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? तो तुर्क एक करता है। क्या नाम था? अलप्तगीन करता है 962 ईस्वी में। कौन से साम्राज्य की? गजनी साम्राज्य की। ओके, उस टाइम क्या होता था? उस टाइम एक प्रथा आप समझ सकते हैं कि एक गुलाम होते थे, व्यक्ति की खरीद फरोख्त होती थी। गुलाम उस टाइम बनाता था शासक। जैसे कि वो अलप्तगीन का भी एक जो है वो दास था, गुलाम था। क्या नाम था उस गुलाम का? सुबुक्तगीन। क्या था? सुबुक्तगीन। जब अलप्तगीन की जब मृत्यु हो जाती है तो नेक्स्ट शासक कौन बनता है? उसी का ही गुलाम, उसी का ही दास, वो सुबुक्तगीन जो है वो बनता है। सुबुक्तगीन बनता है। तो क्या होता है? सुबुक्तगीन कौन से साम्राज्य की स्थापना करता है? यामिनी साम्राज्य की स्थापना करता है। तो दो क्वेश्चन यहां से कवर हो गए कि गजनी साम्राज्य की स्थापना कौन सा तुर्क करता है? वो करता है अलप्तगीन। यामिनी साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? वो करता है सुबुक्तगीन। अब देखिए, जो ये सुबुक्तगीन हमने पढ़ा, जिसने यामिनी साम्राज्य की स्थापना की थी, स्टोरी के फॉर्म में आप समझेंगे ये। ओके, इसने ही क्या किया था? पहला भारत पर आक्रमण किया था। पहला ये ऐसा तुर्क था जिसने भारत पर सबसे पहले सर्वप्रथम आक्रमण किया था। किस पे किया था? पंजाब का एक वंशज था, शाही वंश का एक शासक था जयपाल पे इसने आक्रमण किया। कब किया था? 986 ईस्वी में। दो अलग अलग ये क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपसे पूछे कि पहला जो है वो मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था भारत पर करने वाला, तो वो तो हमने मोहम्मद बिन कासिम पढ़ा है। तो अगर आपसे पूछे कि पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तब आप जो है वो सुबुक्तगीन को जो है वो टिक करेंगे इस पे। सुबुक्तगीन जो है वो उस टाइम राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछे कि अरब आक्रमणकारी पहला कौन था, तो वो भी आप बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम। ओके, तुर्क अगर आपसे स्पेसिफिक रूप से पूछे तब आप बताएंगे सुबुक्तगीन। ओके, इतनी बात समझ आई? बिल्कुल। सुबुक्तगीन में कहां पर आक्रमण किया? पंजाब के जयपाल पे आक्रमण किया 986 ईस्वी में। ओके, अब एक सुबुक्तगीन का पुत्र होता है, क्या नाम है? महमूद गजनबी। ओके, नेक्स्ट शासक वो उसके बाद बनता है पुत्र, सुबुक्तगीन का पुत्र। तो क्या होता है, इसका टाइम पीरियड नोट कीजिए। महमूद गजनबी जो है वो शासक 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक रहता है। ओके, कहा जाता है कि जो ये महमूद गजनबी है, इसने भी जो है वो 17 बार जो है वो भारत में आक्रमण किया था। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है महमूद गजनबी। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार जो है वो आक्रमण करता है ये महमूद गजनबी भारत पर। 1000 से लेकर 1027 तक बार भारत पर इसने आक्रमण किया था। कुछ इसके प्रसिद्ध आक्रमण हैं जो एग्जाम में, एचपी टेट एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे कि इसके दो फेमस आक्रमण हैं, एक है 16 नंबर का आक्रमण, 16वें नंबर का आक्रमण, एक है 17वें नंबर का आक्रमण। देखिए, जो इसका 16वां आक्रमण था वो 1025 ईस्वी में इसने किया था। कहां पे इसने किया था? भारत में किया था। भारत में कहां पर किया था? सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा था। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, नोट करके रखिए, स्टार मार्क करके रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसका ये आक्रमण है, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। कहा जाता है कि बहुत सारा धन ये वहां से जो है वो सोमनाथ मंदिर से लूट कर
ले गया था। उस टाइम गुजरात सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। भीम प्रथम जो है वो गुजरात का शासक था। ये क्वेश्चन भी यहां से नोट कर लीजिए। तो 16वां आक्रमण हमने कवर कर लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने ये आक्रमण किया? महमूद जो है वो गजनबी ने ये आक्रमण किया, जो कि सुबुक्तगीन का पुत्र था। कब आक्रमण किया? 16वां 1025 ईस्वी। सभी पॉइंट कवर हो गए। ओके, आई होप आपको सभी पॉइंट समझ आ रहे होंगे। अब हम जो है वो इसका 17वां आक्रमण, जो 17वां इसने आक्रमण किया, वो जो है वो 2 साल बाद 1027 ईस्वी में किया। और जो है वो इसने जाटों के विरुद्ध विरुद्ध जो है वो ये आक्रमण किया था। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध। पूछा जाता है कि जाटों के विरुद्ध जो है वो महमूद गजनबी ने कौन सा आक्रमण किया था? 17th नंबर का आक्रमण किया था, 1027 ईस्वी में किया था। इतने पॉइंट क्लियर हो गए? बिल्कुल। इसकी मृत्यु भी जो है वो 1030 ईस्वी में हो जाती है। एक क्वेश्चन और यहां से महमूद गजनबी से पूछा जाता है। एक तो महमूद गजनबी के 2 आक्रमण मैंने आपको बता दिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जो महमूद गजनबी है उसके टाइम पे जो है वो भारत आए थे कुछ साहित्यकार, जैसे कि अलबरूनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्बी, फिरदौसी। इनकी रचनाएं भी जो है वो हम ऑलरेडी पार्ट 2 में आई थिंक कर चुके हैं, प्राचीन साहित्य में, कि अलबरूनी की रचना कौन सी है। तो ये किसके शासनकाल में आए थे? ये 3, अलबरूनी, उत्बी और फिरदौसी, ये जो है वो महमूद गजनबी के शासनकाल में आते हैं। तो इतने पॉइंट कवर हो गए। बिल्कुल। अलबरूनी की रचना कौन सी है? रिवाइज कर लेते हैं। अलबरूनी की रचना है किताब उल हिंद, जिसे तहकीक ए हिंद भी कहते हैं। अलबरूनी ने ये लिखी थी। जो ये किताब उल हिंद है, इसे जो है वो 11वीं शताब्दी में भारत का दर्पण भी कहा जाता है। 11वीं शताब्दी में भारत का दर्पण किस किताब को कहा जाता है? किताब उल हिंद को कहा जाता है, जो कि अलबरूनी की किताब है। उत्बी की किताब का नाम क्या है? किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी उत्बी की पुस्तक है। और फिरदौसी जो है वो, फिरदौसी ने जो है वो शाहनामा जो है वो फिरदौसी की रचना है। तो ये इतने पॉइंट कवर हो गए। ओके जी, एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने क्या क्या यहां पे पढ़ा। सबसे पहले हमने भारत पर मुस्लिम आक्रमण में हमने सबसे पहले पढ़ा था अरब आक्रमण। अरब आक्रमण या फिर पहला मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम करता है। राजा दाहिर पर आक्रमण करता है, सिंध राजा दाहिर पर। मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है? जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगा देता है। उसके बाद क्या होता है कि तुर्क आक्रमण सबसे पहला कौन करता है? सुबुक्तगीन करता है, जो कि कौन था? यामिनी साम्राज्य की जिसने जो है वो स्थापना की थी, जो कि एक जो है वो अलप्तगीन का जो एक गुलाम था। अलप्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके, पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का पुत्र कौन होता है? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी 17 बार जो है वो इंडिया पे आक्रमण करता है। 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पे 1025 ईस्वी में करता है। 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध करता है। इसके टाइम पे जो है वो अलबरूनी आता है, उत्बी आता है, और कौन आता है? फिरदौसी आता है। तो ये सभी हमने पॉइंट यहां तक डिस्कस कर लिए। अभी तक आई होप सभी ये पूरी कहानी आपको समझ आ रही होगी, आक्रमणों की कहानी। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं अपने मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बारे में, ये भी एक तुर्क आक्रमणकारी था। इसका टाइम पीरियड नोट कीजिए, 1175 से लेकर 1206 तक जो है वो इसका टाइम पीरियड रहता है। अब ये मोहम्मद गौरी कौन था? मोहम्मद गौरी एक शंसबनी वंश का एक शासक था, जो गोमल दर्रे से भारत आता है और आक्रमण करता रहता है। भारत में बहुत सारे हिस्सों में ये आक्रमण करता है। बहुत से युद्ध हम इसके पढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे तराइन का युद्ध ये लड़ता है पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से युद्ध, जो यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आप नोट कीजिए इसके आक्रमण 1175 में इसने जो है वो सबसे पहला आक्रमण किया था। कहां पर किया था? 1175 में आक्रमण किया था मुल्तान और लाहौल, मुल्तान या फिर लाहौल पर आक्रमण करता है और पहली अपनी विजय भारत पे पाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली विजय जो मोहम्मद गौरी की कहां पर होती है? मुल्तान लाहौर पर 1175 ईस्वी में। कहां का ये शासक था? शंसबनी वंश का एक शासक था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है वंश से इससे। ओके, नेक्स्ट आक्रमण की बात करते हैं। गुजरात पर इसने नेक्स्ट आक्रमण करता है, ये गुजरात पर आक्रमण करता है। ओके, गुजरात पर जब आक्रमण करता है तो क्या होता है? युद्ध होगा वहां पे जब आक्रमण करेगा गुजरात पे। तो गुजरात में एक युद्ध होता है, माउंट आबू का युद्ध भी उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंट आबू का युद्ध। किस किस के बीच में होगा? जाहिर सी बात है, मोहम्मद गौरी आक्रमण करेगा तो मोहम्मद गौरी और
जो है वो मूलराज द्वितीय के बीच ये युद्ध होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है माउंट आबू का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, मोहम्मद गौरी और मूलराज द्वितीय के बीच में हुआ था। 1178 ईस्वी में हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहली हार, मोहम्मद गौरी की जो हार है पहली हार, वो कब होती है, कौन से युद्ध में होती है। 1178 ईस्वी में होती है, माउंट आबू के युद्ध में होती है। मूलराज द्वितीय जो है वो मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। तो ये क्वेश्चन यहां से याद हो गया। पहली विजय लाहौल पर आक्रमण, मुल्तान पर आक्रमण करता है 1175 ईस्वी में। पहली हार कब होती है, माउंट आबू के युद्ध में होती है, मूलराज द्वितीय हरा देते हैं मोहम्मद गौरी को। इतना क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गए, बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं अब क्या होता है, अगले ही साल हारने के बाद वो फिर से और ज्यादा तैयार होता है और 1179 जो है वो 1179 एक जो है वो मोहम्मद गौरी क्या करते हैं, तो क्या होता है 1179 में मोहम्मद गौरी जो है वो, मोहम्मद गौरी क्या करता है, फिर से जो है वो लाहौर पर आक्रमण कर देता है। पहले क्या होता है 1175 में लाहौर में जीत जाता है, ओके। उसके बाद 1100 जो है वो 78 में जो है वो उसे हार मिलती है मूलराज द्वितीय से। उसके बाद 1179 में जो है वो फिर से लाहौर पर आक्रमण करता है और खुसरो शाह जो है वो, खुसरो शाह से वो जीत जाता है। खुसरो शाह कौन था, यामिनी वंश का अंतिम शासक था खुसरो शाह। तो इतने पॉइंट यहां से कवर हो गए, ओके जी। नेक्स्ट बात करते हैं 1188 में वो एक और जो है वो युद्ध करता है। क्या युद्ध करता है, भटिंडा का युद्ध उसे कहते हैं। भटिंडा का युद्ध कहते हैं। जो भटिंडा का युद्ध क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करता है, मोहम्मद गौरी एक तबर हिंद का किला होता था, उसको जो है वो जीत जाता है। कब, 1188 में भटिंडा के युद्ध में। कौन सा किला जीतता है, तबर हिंद का किला जीतता है। जब वो तबर हिंद का किला जीतता है तो जो किला होता है वो किसके अधिकार उस किले पे होता था, वैसे पृथ्वीराज चौहान का जो है वो अधिकार उस किले पे होता है। कहा जाता है कि जो ये तबर हिंद का किला है, इस किले की वजह से ही जो है वो तराइन के 2 युद्ध हुए थे पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो ये कारण क्या था, तबर हिंद का किला था, क्योंकि भटिंडा के युद्ध में जो है वो 1188 में मोहम्मद गौरी ने जो है वो तबर हिंद किले को जीत लिया था। तो क्या होता है, जब तबर हिंद का किला जो है वो जीत लेता है जब मोहम्मद गौरी, तो क्या होता है कि ये अधिकार तो पृथ्वीराज चौहान का होता है उस किले पर। तो क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हो जाता है। उस युद्ध को क्या कहते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध। मोस्ट फेमस क्वेश्चन एचपी टेट एग्जाम का, तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है, 1191 ईस्वी में होता है तराइन का प्रथम युद्ध। किस किस के बीच में होगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होगा। तो इस युद्ध में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। 1191 में जो है वो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी की पराजय हो जाती है। अब क्या होता है, नेक्स्ट साल क्या होता है, 1192 में फिर से जो है वो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हैं। उसे तराइन का दूसरा युद्ध कहा जाता है। तराइन के दूसरे युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद गौरी बिल्कुल तैयार होकर आ जाता है और मोहम्मद गौरी इस बार पृथ्वीराज चौहान से जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है इस युद्ध में। आई होप ये तराइन के युद्ध तो आपको क्लियर रखने हैं, किस किस के बीच में हुए, कौन से युद्ध में कौन जीता। 1191 में पहला तराइन का युद्ध हुआ, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। तो ये सभी युद्ध याद आपको रखने हैं, इंपॉर्टेंट है मोहम्मद गौरी के आक्रमण और युद्ध। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसी के 2 साल बाद, आप कह सकते हैं 1194 में क्या होता है कि चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध हो जाता है, एक कन्नौज के शासक जयचंद के साथ मोहम्मद गौरी का युद्ध हो जाता है, जिसमें भी जो है वो मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं कन्नौज शासक जयचंद के साथ। तो इसे क्या कहते हैं, चंदावर का युद्ध कहते हैं। पूछा जाए किसके बीच ये युद्ध हुआ, कन्नौज के शासक जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध होता है, जिसमें विजय किसकी होती है, मोहम्मद गौरी की होती है। नेक्स्ट जो इसका आक्रमण था 1206, आखिरी आक्रमण भी हम इसका कह सकते हैं, आखिरी युद्ध कह सकते हैं, खोखर जाटों द्वारा। खोखर जाट क्या करते हैं, खोखर जाटों के साथ जो है वो ये युद्ध करता है, जिसमें खोखर जाट जो है वो मोहम्मद गौरी को मार देते हैं। मोहम्मद गौरी को मार दिया जाता है 1206 में। कौन मारता है, खोखर जाटों द्वारा जो है वो मोहम्मद गौरी को मार दिया जाता है। तो ये हमने फेमस कुछ आक्रमण पढ़े मोहम्मद गौरी के, क्या क्या आपको याद रखना है, देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला जो है वो विजय जो है वो मोहम्मद गौरी लाहौर पर पाता है, उसके बाद 1175 में, उसके बाद 1178 में इसे पहली हार मिलती है माउंट आबू के युद्ध में मूलराज द्वितीय से। उसके बाद
खुसरो लाहौल पर जीत जाता है नेक्स्ट ईयर। उसके बाद 1188 में जो है वो बठिंडा का युद्ध होता है, तबर हिंद का किला, उसमें जो है मोहम्मद गौरी जीत जाता है। उसके बाद 1191 में जो तराइन का प्रथम युद्ध हो जाता है पृथ्वीराज चौहान के साथ, उसका पृथ्वीराज चौहान जो है वो उस युद्ध में जीत जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध होता है 1192 में जिसमें अब जो है वो मोहम्मद गौरी जीत जाता है। उसके बाद क्या होता है, चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध किसके साथ होता है, कन्नौज के एक शासक जयचंद के साथ होता है 1194 ईस्वी में जो है वो चंदावर का युद्ध होता है। और लास्ट में 1206 ईस्वी में क्या होता है, खोखर जाटों द्वारा मोहम्मद गौरी की जो है वो मृत्यु, वो जो है वो हत्या की जाती है खोखर जाटों के द्वारा। ओके जी, तो जब मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो जाती है, जब हत्या उसकी की जाती है, तो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम होता है। गुलाम कौन था मोहम्मद गौरी का, मैंने आपको बताया था उस टाइम कैसी प्रथा थी, गुलाम दास बनाने की प्रथा होती थी। तो उस टाइम उनका एक गुलाम था, कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोस्ट फेमस है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, मोहम्मद गौरी के जो जीते हुए क्षेत्र थे, राज्य थे, उसके ऊपर जो है वो संभालता है, आगे चल के वो चलाता है उन क्षेत्रों को। ओके, तो अब कौन आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, वो राज्य को संभालता है। और क्या करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि यही कुतुबुद्दीन ऐबक आगे चल के दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। और दिल्ली सल्तनत में पहला राजवंश गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। क्यों गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि ये क्या था, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ओके, आई होप ये कहानी आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट अब हम जो है वो दिल्ली सल्तनत पर बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है अपना रोड मैप कि किस तरीके से हम मध्यकालीन इतिहास को कवर कर रहे होंगे। आपके लिए नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, जब आप जो है वो जल्दी से जल्दी हमारे जो है वो हमारे वीडियोस को लाइक करोगे, कमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, शेयर करोगे वीडियोस को। ओके, और अगर वीडियो पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहती है इस चैनल में। ओके, ऐसी वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को जो है वो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।